हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। ये गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का बेटा है और ये भी गुप्त वंश का महान शासकों में से एक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य, को भारत में लगभग 14 हिंदू राजा ऐसे हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है ना। इन 14 विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले राजाओं में सबसे योग्य और प्रभावशाली चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, है ना। 14 में से जैसे विक्रम संवत की जिसने स्थापना की उसने भी विक्रमादित्य के था। और हेमू, जो हम सेकेंड में पढ़ेंगे कि हेमू जिसने अकबर ने जिसको हरा करके मुगल वापस जो है दिल्ली पर अधिकार किया, तो उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये 14 शासक ऐसे हुए भारत में जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और योग्य यह चंद्रगुप्त सेकंड था, जो गुप्त वंश का। तो इतिहास में यही विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बात करते हैं इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय का परिचय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र सिंह, चंद्र विक्रम, चंद्र देवराज व चंद्र देवश्री भी कहा जाता है। इसकी अलग अलग उपाधियाँ हैं, काफ़ी सारी उपाधियाँ हैं। और इसका पिता समुद्रगुप्त और माता का नाम दत्ता देवी था। इसके 2 पत्नियाँ थी, 2 पुत्र थे और 1 बेटी थी। तो उसकी पहली पत्नी का नाम ध्रुव देवी था, जो पहले इससे पहले जो रामगुप्त इसका भाई था, अयोग्य भाई रामगुप्त रहा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, जो उसका बड़ा भाई था। तो उसकी अयोग्यता से उसकी हत्या करके, मतलब उसकी कायरता से नाराज होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। तो ये ध्रुव देवी उस रामगुप्त की पत्नी थी। दूसरी पत्नी का नाम कुबेर नागा था, जो नागवंश की राजकुमारी थी। उसके पुत्रों का नाम कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त थे। कुमार गुप्त जो नेक्स्ट इसके बाद में शासक बनता है गुप्त वंश का। तो सेकंड बेटा था गोविंद गुप्त और पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। तो चंद्रगुप्त ने अपनी योग्यता का परिचय जो है प्रारंभ से देना शुरू कर दिया। इसीलिए समुद्रगुप्त ने जो अपने जीवन काल में ही उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन फिर भी रामगुप्त बड़ा बेटा था, इसलिए वो शासक बना। लेकिन वो जो है उसको मार करके जो है फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक बना, यानी विक्रमादित्य। फिर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यारोहण। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यारोहण के बारे में हमें जानकारी अभिलेखों, सिक्कों और फायान, जो चीनी यात्री था फायान, वो इसके समय आए थे। परीक्षा में पूछा था फायान किस गुप्त शासक के समय भारत आया, तो ये विक्रमादित्य के समय भारत आया था। तो फायान द्वारा लिखित विवरणों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त का राज्यारोहण 375 ईस्वी में हुआ था और 414 ईस्वी तक इसने जो शासन किया था। गढ़वा अभिलेख में इसे महाराजा धीराज और परम भागवत कहकर उसके राज्याभिषेक की पुष्टि करता है। गढ़वा अभिलेख ना, तो ये भी इसकी उपाधि होगी महाराजा धीराज और परम भागवत। मेहरौली स्तंभ लेख, दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास जो मेहरौली का लोहे का पिलर है स्तंभ, उसकी बात हो रही है। भी चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि यही बताता है कि 375 में उसका राज्याभिषेक हुआ। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने के अनेक शत्रु राज्यों को परास्त करने के बाद में सिंहासन ग्रहण किया था। यानी इसने बहुत से शत्रुओं को हरा करके ये सत्ता पे अधिकार किया, ये सत्ता मतलब गुप्त वंश का शासक बना। अब बात करते हैं नेक्स्ट चंद्रगुप्त के सिक्कों की। चंद्रगुप्त ने अपने पिता समुद्रगुप्त की भांति अनेक प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला है धनुर्धर प्रकार के सिक्के। तो धनुर्धर प्रकार के सिक्के पर देवराज श्री महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है, मतलब ये लिखा गया है, ये वर्ड लिखा है। इसके मुख्य भाग पर गरुड़, विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़, और पीछे के भाग में लक्ष्मी माता का चित्र बनाया गया है। सेकंड है सिंहासन प्रकार के सिक्के। सिंहासन प्रकार के सिक्कों पर विक्रमादस्य लिखा गया है, मतलब ये वर्ड लिखा गया है। इसमें पीछे की ओर लक्ष्मी माता का चित्र बना है। छत्र प्रकार के सिक्के, इस पर छत्र प्रकार के सिक्कों पर एक बोना व्यक्ति जिसके हाथ में राज छत्र उठाए हुए खड़ा है अंकित है, ऐसा चित्र बनाया गया है। राज छत्र जो है लेके बोना व्यक्ति खड़ा है। चौथा प्रकार का सिक्का सिंह घातक प्रकार के सिक्के। तो सिंह घातक प्रकार के सिक्कों पर मुद्रा लेख अंकित है, जिस पर चंद्रगुप्त को सिंह विक्रम कहा गया, यानी सिंह विक्रम इसके ऊपर अंकित है, लिखा गया है। चंद्रगुप्त के सिक्कों की विशेषताओं की बात करते हैं। चंद्रगुप्त ने चांदी तथा तांबा दोनों प्रकार के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों पर विजय के अवसर पर पहली बार सिक्के जो है चलाए गए थे। इसने जो है पश्चिम क्षेत्र जीतने के उपलक्ष्य में सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित सिक्कों पर विजयों की तिथि अंकित है, मतलब
जो किस सन में जो है वो छत्र जीते वो भी तिथि लिखी गई है। उसने भी अपने पिता की भांति इन सिक्कों द्वारा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा की तरह प्रस्तुत किया। यानी समुद्रगुप्त की तरह इसने भी अपने सिक्कों के माध्यम से अपनी योग्यता को, सर्वश्रेष्ठता को साबित किया। पांचवा है चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंध। तो चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत किया, सुदृढ़ किया। चंद्रगुप्त ने स्वयं नागवंश की राजकुमारी, नागवंश के साथ रिश्ता सुधारा, उसकी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, यानी नागवंश की रिश्तेदारी कर ली। और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, जो महाराष्ट्र में वाकाटक वंश था, तो वाकाटक वंश के राजा रुद्र सिंह के साथ जो है इसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किया। डॉक्टर स्मिथ जो कहते हैं कि उनके अनुसार वाकाटक राजा रुद्र सिंह का राज्य भौगोलिक स्थिति के कारण बड़ा ही शक्तिशाली राज्य था। यानी महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की थी उस हिसाब से मजबूत राज्य था वाकाटक वंश। चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वाकाटक राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अपनी बेटी का विवाह जो है इस वंश से कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है रुद्रसेन जो है उसकी मौत हो गई। तो छोटी उम्र में मौत हो गई, मतलब विवाह के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन की मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद में प्रभावती ने ही राज्य को संभाला, यानी प्रभावती वहाँ की शासिका बन गई। लेकिन वास्तविक शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी वाकाटक वंश पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही प्रभाव स्थापित हो गया, जिसने वाकाटक राज्य पर गुप्तों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी अब एक तरह से वो गुप्तों का दिन एक प्रांत जैसा हो गया। उसने वाकाटकों की शक्ति का प्रयोग करते हुए पश्चिमी शत्रुओं को परास्त कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो वाकाटक की सैनिक शक्ति को उपयोग करते हुए अपनी ताकत बढ़ाई और पश्चिम के जो बाकी जो क्षेत्र थे जो उसके अधीन नहीं थे उनको हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। छठा पॉइंट लेते हैं चंद्रगुप्त द्वारा विजित प्रदेश। चंद्रगुप्त ने कौन कौन से क्षेत्र जीते? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैनिक सफलता ये थी कि उसने साम्राज्य को अरब सागर, जो पश्चिम में अरब सागर है, तक बढ़ाया। सौराष्ट्र और काठियावाड़ के प्रदेश को भी जीत लिया, यानी वर्तमान गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार सौराष्ट्र और मालवा यानी मध्य प्रदेश के साम्राज्य में मिल जाने से न केवल असाधारण संपत्ति बल्कि अच्छी उपज वाले प्रदेश भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। धन भी मिला और उपजाऊ वाले क्षेत्र भी इसको मिल गए, वो उसके अधीन हो गए। इस प्रकार जो है इस प्रकार मिस्र के रास्ते यूरोप के साथ समुद्री व्यापार के लिए रास्ता उपयोगी हुआ। यानी अरब सागर के से माध्यम से ये मिस्र में जो भूमध्य सागर और लाल सागर वाला क्षेत्र है वहाँ से होते हुए यूरोप के साथ समुद्री व्यापार के लिए यह रास्ता जो है उपयोगी साबित हुआ। मेहरौली स्तंभ लेख भी चंद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख करता है। मेहरौली का जो लोहे का जो स्तंभ बना हुआ जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा, आज ये करीब 1600-1700 साल से खुले आसमान में खड़ा है, बरसात धूप आंधी है ना सब में, फिर भी उस पर जंग नहीं लगा। तो वो जो प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय का ही स्तंभ लेख है ये, जिसमें उसकी विजय अभियानों का वर्णन किया गया है। सातवां चंद्रगुप्त कालीन मुख्य नगर कौन कौन से थे? तो चंद्रगुप्त की द्वितीय की राजधानी पाटलिपुत्र, मतलब मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त ने अपने निवास के लिए मालवा को चुनकर वहां अपना विशाल महल बनाए। उज्जैन में भी इसका प्रमुख नगर था। पहले उसने उसके महल विदिशा और उज्जैन में थे, क्योंकि अभिलेखों में चंद्रगुप्त को उज्जैन का स्वामी बताया गया। तो कहते हैं कि सेकंड जो राजधानी उसकी उज्जैन थी, फर्स्ट पाटलिपुत्र, सेकंड उज्जैन थी। साथ ही पाटलिपुत्र को इस समय का सर्वश्रेष्ठ नगर कहा गया, यानी पटना को इस समय का सर्वश्रेष्ठ नगर था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त के समय फायान की यात्रा की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की। वे स्थल मार्ग से भारत आए और समुद्री मार्ग से वापस लौट गया। मतलब वर्तमान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र इससे आया था और उधर बर्मा के निचले क्षेत्र से बंगाल खाड़ी से होता हुआ वापस लौट गया। तो फायान स्थल मार्ग से आया और समुद्री मार्ग से लौट गया। अपनी यात्रा में उसने 6 वर्ष तक अध्ययन किया। 399 से 411 ईस्वी तक वो भारत में रहा और उसने 3 वर्ष तक केवल संस्कृत लिखने और बोलने में ही जो अध्ययन किया, व्यतीत किया। फायान ने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य बड़ा ही समृद्धशाली था। वे ब्राह्मण धर्म का केंद्र था। लोग खुशहाल थे। प्राण दंड या अन्य प्रकार के कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार हल्के हल्का भारी जुर्माना लगाया जाता था। राजा के अंगरक्षकों को अच्छा पेमेंट दिया जाता था। देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकता था, मतलब जीव दया की भावना मौजूद थी यहाँ पे। और नशीले पदार्थों पर भी सेवन पर प्रतिबंध था। यहाँ तक कि लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, यानी ब्राह्मण खास तौर से लहसुन प्याज का नहीं खाते थे, उसको अवॉइड करते थे। सरकार की आय का आज भी नहीं खाते हैं ना, जैन और ब्राह्मणों में जो धर्म का पालन करते हैं। सरकार की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। सभी सरकारी कर्मचारियों को निश्चित वेतन दिया जाता था। राज्य में दान और धर्मादि करने के लिए अनेक संस्थाएं बनी हुई थी। यहाँ तक कि सड़कों के किनारे दान गृह बनाए गए थे।
यहाँ पर भिक्षुओं और यात्रियों को मुफ्त में भोजन बिस्तर आदि मिलता था। चांडाल शहरों के बाहर निवास करते थे, उनको अपवित्र माना जाता था। इसी कारण से शहरों में उनके आने जाने की सूचना उन्हें ढोल बजाकर देनी पड़ती थी। तो चांडालों को जो है अपवित्र मान करके उनको बाहर, शहर से बाहर रखा जाता था, और वो शहर में प्रवेश करते थे तो अपने साथ ढोल बजाते हुए आते थे कि उनसे दूर हो जाए, है ना। ये मतलब छुआछूत वाली भावना मौजूद थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के मूल्यांकन की बात करते हैं, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय एक शासक और प्रचंड शासक था। उसका साम्राज्य विस्तृत और प्रशासन सुदृढ़ था। उसकी वीरता और पराक्रम का उसका मंत्रिमंडल प्रभावित रहता था। उसकी वीरता का परिचय हम उन सिक्कों से मिलता है जिससे चंद्रगुप्त को एक शेर के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय एक श्रेष्ठ शासक था और वैष्णव धर्म को मानने वाला था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी उसी सहिष्णुता की नीति का पालन किया। यानी हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म या सनातन धर्म को मानता था, लेकिन बाकी धर्म जो थे उनके प्रति भी उदार था। इसी कारण अन्य धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों को भी उसने अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने जिस विजय अभियान को प्रारंभ किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे पूरा किया। साम्राज्य की रूपरेखा में उसे न केवल सीमा वृद्धि कर राज्यों को अपने में विलीन किया, बल्कि शक कुषाणों को भी हरा करके अपने राज्य में लाया। चंद्रगुप्त द्वितीय न केवल महान सेनानायक था, अपितु सुयोग्य राजनीतिज्ञ प्रभावशाली व्यक्ति था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का तीसरा महान सम्राट था। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तीसरा महान शासक था जिसने विरासत में मिले राज्य के साथ पूरी पंजाब, मालवा, काठियावाड़ को भी वीरतापूर्वक अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले क्लास में लेंगे।